आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और एकदम पर्सनल दस्तावेज की गहराई में जाने वाले हैं। स्क्रीन पर जो शीर्षक है ना, अनसुलझे सवालों का चक्र, वो इस पूरी चर्चा के लिए बिल्कुल सटीक है। आज हमारे पास मुंशी प्रेमचंद के मशहूर उपन्यास निर्मला से जुड़े कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं, यानी किसी की डायरी के पन्ने। और सच कहूं तो ये किसी आम पाठ्य पुस्तक का बोरिंग सा सारांश नहीं है। ये नोट्स तो एक पाठक के मन में उठे उन गहरे और कच्चे सवालों का सीधा सीधा आईना है, जो इस क्लासिक ट्रेजेडी को पढ़ने के बाद पैदा हुए। तो चलिए बिना देर किए इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पन्ने हमें समाज और खुद इंसानी फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आइए इस बहुत ही गहरे और फिलोसॉफिकल सवाल से शुरुआत करते हैं। इन नोट्स को लिखने वाले ने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठाया है। जरा सोचिए, क्या किसी की जिंदगी में आने वाली इतनी सारी परेशानियां पहले से तय होती हैं, ऊपर वाले की मर्जी होती है, या फिर ये हमारे ही समाज के बनाए हुए नियमों और हमारे अपने गलत फैसलों का नतीजा होती हैं? ये सिर्फ एक कहानी की बात नहीं है, बल्कि पूरे नोट्स में यही एक सवाल मुख्य धागे की तरह पिरोया हुआ है। तो चलिए इस त्रासदी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, दुखों की अंतहीन श्रृंखला। आइए देखते हैं कि आखिर इस पूरे तूफान की शुरुआत होती कैसे है। सामने दिख रहे इन डायरी के पन्नों को जरा ध्यान से देखिए। इनमें सबसे खास बात है इनकी सच्चाई, इनकी प्रामाणिकता। लिखावट में जो गति है, जो बिखराव है, उसे साफ पता चलता है कि पढ़ते पढ़ते जो महसूस हुआ, बस उसे सीधे कागज पर उतार दिया गया। यहाँ कोई बनावट नहीं है, बल्कि उस दुखद कहानी के साथ एक पाठक का एकदम सीधा और सच्चा कनेक्शन है। इसी पन्ने पर दुखों की उस लंबी श्रृंखला की पहली कड़ी का जिक्र है। कहानी शुरू होती है एक झटके से। निर्मला के पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में पूरी तरह मग्न थे, खुश थे, लेकिन अचानक अपनी किसी पुरानी दुश्मनी के चलते वो मारे जाते हैं। और बस यहीं से मानो दुखों का एक ऐसा दरवाजा खुल जाता है जो फिर कभी बंद ही नहीं होता। एक हंसता खिलता परिवार रातों रात एक गहरी खाई के किनारे आ खड़ा होता है। और यहीं से हम अपनी दूसरी कड़ी पर आते हैं, दहेज रूपी सीमेंट। पिता की मौत सिर्फ एक इमोशनल लॉस नहीं था, इसने समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया। ये लाइन देखिए कितनी पावरफुल है। लेखक ने यहां दहेज को सीमेंट कहा है। मतलब क्या रिश्ते सच में सिर्फ पैसों और लेन देन की बुनियाद पर टिके होते हैं? जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए, वैसे ही क्या हमारे समाज में दो परिवारों को जोड़ने के लिए दहेज उसी सीमेंट का काम करता है? क्योंकि जैसे ही पिता की मौत होती है, निर्मला का तय हुआ रिश्ता टूट जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब दहेज देने वाला कोई नहीं रहा। यह साफ दिखाता है कि वो रिश्ता भावनाओं पर नहीं, बल्कि उसी दहेज रूपी सीमेंट पर टिका था। और इसका नतीजा क्या होता है? नोट्स में एकदम बेबाक तरीके से लिखा गया है कि कैसे ये दहेज प्रथा एक स्वाभाविक खुशी को एक भारी बोझ में बदल देती है। जब सिस्टम ही ऐसा हो, तो गरीब परिवारों में बेटी का जन्म लेना ही दुख का पर्याय बन जाता है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पूरी तरह से इंसानों का बनाया हुआ दुख है। दहेज के इसी दानव के कारण कहानी अपने टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। हमारा तीसरा भाग, बेमेल विवाह के गहरे प्रश्न। एक ऐसा मजबूर फैसला जो आगे चलकर पूरी जिंदगी को एक सवालिया निशान बना देता है। जरा इस फासले को देखिए। एक तरफ 18 साल की एकदम युवा निर्मला है और दूसरी तरफ 40 साल के वकील तोताराम। उम्र का ये गैप सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये विचारों, ऊर्जा और जिंदगी से उम्मीदों के बीच की एक ऐसी खाई है जिसे आप कभी नहीं भर सकते। डायरी लिखने वाले का पूरा ध्यान इस उम्र के फासले पर है, क्योंकि असल में यही वो पॉइंट है जहां से एक नई और कहीं ज्यादा भयानक परेशानी जन्म लेती है। अब हम इन नोट्स के दूसरे पन्ने पर आते हैं। यहां आकर तो जैसे सवालों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। अक्सर होता है ना कि किताब पढ़ते हुए अंत तक सारे जवाब मिल जाते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हर नया पन्ना एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। यहां सवालों की जैसे झड़ी लग गई है। क्या दहेज लेना गलत है? क्या गरीब होना कोई पाप है जिसकी सजा मिल रही है? क्या उस 18 साल की लड़की का उस 40 साल के आदमी से विवाह कर देना किसी भी एंगल से सही था? और क्या उसकी मां वाकई इतनी मजबूर थी कि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था? ये सवाल किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये सीधे सीधे पूरी सामाजिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और ये सवाल यही नहीं रुकते। क्या परिवार की सदस्य रुक्मणी का रवैया ठीक था? क्या सियाराम जैसे पात्र का हालात के आगे टूटकर गहने चुरा लेना अपराध है या मजबूरी? और आखिर में वही घूम फिरकर आने वाला सवाल, क्या इन सब चीजों के लिए बस चुपचाप किस्मत को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाहिए? इन सवालों के बीच अब हम आते हैं उस असली जहर पर, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, वासना और शंका का विष।
सामाजिक बुराइयां तो अपनी जगह थीं, लेकिन नोट्स बताते हैं कि इस परिवार को खत्म करने वाला असली जहर इंसान के अपने दिमाग के भीतर पनप रहा था। यहाँ एक शब्द को बहुत गहराई से पकड़ा गया है, वासना। इसे सिर्फ एक शारीरिक इच्छा मत समझिए। डायरी के मुताबिक ये एक ऐसी अंधी मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो इंसान की सोचने समझने की ताकत ही खत्म कर देती है। ये एक ऐसा फोर्स है जो इंसान के मन में एक ऐसा शक, एक ऐसा डाउट पैदा करता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन जिसका अंजाम पूरी तरह से जानलेवा होता है। इस डायरी के आखिरी पन्ने पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि कैसे तोताराम की अपनी इच्छाएं ही उसके खुद के विनाश का कारण बन गईं। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए विडंबना क्या है। तोताराम के लिए निर्मला से शादी करना दिन भर की थकान भूलने का एक तरीका था। उस वासना ने उसे थोड़ी देर का सुकून तो दिया, लेकिन उम्र के उस भारी फासले ने तोताराम के अंदर एक गहरी असुरक्षा और हीन भावना भर दी। इसी इनसिक्योरिटी ने एक भयानक शक का रूप ले लिया। उसे अपनी युवा पत्नी और अपने ही युवा बेटे मनसाराम का साथ खटकने लगा, और यह शक इतना जहरीला निकला कि अंततः इसने मनसाराम की जान ही ले ली। दुख रूपी शेषनाग, ये रूपक सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शक और वासना से जन्मा ये दुख कोई आम दुख नहीं था। ये एक उस विषैले सांप की तरह था जिसने पूरे परिवार को कसकर जकड़ लिया और एक एक करके सबको मौत की नींद सुला दिया। एक इंसान की इनसिक्योरिटी और उसका गलत फैसला कैसे पूरे कुनबे को निगल सकता है, ये उसका सबसे खौफनाक उदाहरण है। इतनी उथल पुथल के बाद अब हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, एक अनसुलझा निष्कर्ष। इतनी गहरी त्रासदी देखने के बाद हम सब स्वाभाविक रूप से कोई क्लोजर चाहते हैं, कोई स्पष्ट जवाब चाहते हैं। लेकिन इतने पन्ने पलटने के बाद भी हाथ क्या लगता है? फिर से वही उलझन। जब हालात ही इतने पेचीदा हों तो कैसे तय किया जाए कि कौन अच्छा था और कौन बुरा? एक मां के फैसलों को सही माना जाए या गलत? किसे खुशकिस्मत कहें और किसे बदकिस्मत? यह तय कर पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है कि असल में न्याय क्या था और अन्याय क्या। डायरी लिखने वाले ने बिल्कुल सच कहा है कि इस कहानी के असर से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सवाल ये खड़े कर देती है उनके जवाब खोजना तो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो अंत में आइए इस एक विचार के साथ अपनी चर्चा को विराम दें। जरा सोचिए, जब कोई सामाजिक व्यवस्था दहेज जैसे लेन देन पर टिकी हो, जब रिश्ते प्यार और भरोसे के बजाय वासना और शक की बुनियाद पर खड़े हों, तो क्या उस समाज में मौजूद कोई भी इंसान दुखों के इस भयानक चक्र से बच सकता है? इन हस्तलिखित पन्नों ने हमें सिर्फ एक कहानी नहीं बताई है, बल्कि हमारे पूरे सामाजिक ढांचे के सामने एक बहुत बड़ा आईना रख दिया है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए।